नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड एडवांस्ड एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम उत्तराखंड के जीके के सवालों को यहाँ पर और ज़्यादा डीप में नवीन पैटर्न के अनुसार इनको यहाँ पे कवर करते हैं। क्वेश्चन का फॉर्मेट भी उसी तरह बनाने का प्रयास करते हैं जैसे आपसे पेपर में पूछे जा रहे हैं, और साथ में उसी क्वेश्चन से रिलेटेड जितने एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उनको भी वहीं पर कवर करते हुए चलते हैं। ये हमारी इस एडवांस सीरीज़ की 12वीं क्लास आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपने इस सीरीज़ की हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। साथ में एक और बात, जैसे कई सारे फ्रेंड्स के कमेंट थे कि जो लेटेस्ट बीएस नेगी वाली वन लाइनर वाली पुस्तक है उसको भी एमसीक्यू के रूप में कवर करें। अब क्योंकि हमारी बलूदी जी की पुस्तक खत्म होने वाली है और परीक्षा वाणी की थ्योरी की क्लासेस ऑलरेडी चल रही है, तो नई किताब को अभी शुरू नहीं करेंगे, लेकिन इस सीरीज़ को, ये जो हमारी एडवांस्ड एमसीक्यू वाली सीरीज़ है, इसमें हम जो पूरी वन लाइनर वाली पुस्तक है उसके जो इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चंस के माध्यम से हम पूरी किताब को कवर कर जाएं, वो इसी सीरीज़ के अंतर्गत कवर करेंगे। तो कोशिश करेंगे इस सीरीज़ की वीडियोस अब आपको रेगुलर देखने को मिले, एडवांस्ड क्वेश्चन की वीडियोस, जिससे आपके और अच्छे से प्रैक्टिस हो सके और डीप में आप उत्तराखंड को देख सकें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, स्ट्रैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, यह जो पुस्तक है स्ट्रैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी, यह पुस्तक जॉर्ज विलियम ट्रेल की है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जॉर्ज ट्रेल की बात करते हैं, यानी विलियम ट्रेल की बात करते हैं, तो कुमाऊं कमिश्नरी में ये दूसरा कमिश्नर था। काफ़ी लंबे समय तक, लगभग 20 सालों तक ये यहाँ पे कमिश्नर के पद पर रहा। कई सारी चीज़ें इसने अपने काल में करी थी, जैसे पटवारियों के पद को इसने सृजित किया था, भूमि बंदोबस्त इसने यहाँ पर करवाए थे, डबल लॉक व्यवस्था इसने यहाँ पे लागू करवाई, साल वृक्ष के कटान पर इसने प्रतिबंध लगाया, कई सारे कार्य इसने किए। इसकी एक पुस्तक को भी ध्यान रखना, स्ट्रैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी, ये पुस्तक किसकी है? विलियम ट्रेल की है। अगर हम गोविंद बल्लभ पंत की बात करते हैं, इनकी भी एक पुस्तक है जो पूछी जा सकती है। इनकी पुस्तक का नाम है द फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं। वो किसकी है? गोविंद बल्लभ पंत की। और गंगा दत्त उप्रेती की बात करें, इनकी एक पुस्तक पेपर में पूछी गई थी, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ कुमाऊं। ये किसकी पुस्तक है? गंगा दत्त उप्रेती। ठीक है, नेक्स्ट है, रानीखेत किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? देखिए, रानीखेत जो है आपका झूला देवी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो नाहन पर्वत श्रृंखला है ये पेपर में पूछी गई है कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके हल्द्वानी के नज़दीक स्थित है। ठीक है, और जो रानीखेत है ये किस पर स्थित है? झूला देवी पर्वत श्रृंखला। अगला, बूढ़ा केदार में किन नदियों का संगम होता है? देखिए, जो बूढ़ा केदार है ये जगह कहाँ पर है? ये आपके टिहरी गढ़वाल में पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर बाल गंगा और धर्म गंगा का संगम होता है। जो टिहरी में स्थित है बूढ़ा केदार, इसी बूढ़ा केदार के नज़दीक एक प्रसिद्ध ताल भी है जिसे हम कहते हैं अप्सरा ताल। ठीक है, तो अप्सरा ताल कहाँ है? बूढ़ा केदार के नज़दीक। यह बूढ़ा केदार किन नदियों के संगम पर है? धर्मगंगा और बालगंगा। ठीक है, दीपावली के अवसर पर बूढ़ा केदार के समीप एक मेला भी लगता है, जिस मेले का नाम है केला पीर का मेला। कहाँ लगता है? बूढ़ा केदार के समीप। ठीक है, अगला, रामायण को लिपिबद्ध कर अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो जो रामायण नृत्य है इसे अंग्रेजी में किसने लिखा या अंग्रेजी में लिपिबद्ध इसे किसने किया? इसे किया था कुशल सिंह भंडारी ने। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। देखिए, रामायण नृत्य को लेकर कई बार आपसे पेपर में सवाल आया है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में ये शामिल है। 2 अक्टूबर 2009 को इसे शामिल किया गया था यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में। इस रामायण उत्सव को प्रसिद्ध करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? कुशल सिंह भंडारी को जाता है। इन्हीं को इस नृत्य को अंग्रेजी में लिपिबद्ध करने का भी श्रेय जाता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। रामायण नृत्य में जो पात्र होते हैं, जो नृत्य यहाँ पर करते हैं, वे मुखौटे लेकर यहाँ पर नृत्य करते हैं। रामायण के प्रसंगों पर आधारित ये नृत्य करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने कुछ दिन पहले जो हमारी एडवांस्ड एमसीक्यू वाली क्लास थी उसमें देखा था
कि रामायण लोक नृत्य में नॉर्मली देखिए इसमें मुखौटों का इस्तेमाल होता है। नॉर्मली दो प्रकार के मुखौटों का इस्तेमाल होता है। एक प्रकार के मुखौटे जो मनोरंजन के लिए होते हैं, मनोरंजन के मुखौटे, और एक होते हैं देवताओं के मुखौटे। जो देवताओं के मुखौटे होते हैं उनको गौ पत्थर कहा जाता है, और जो मनोरंजन के लिए होते हैं उनको खलत्यारी कहते हैं। तो क्वेश्चन आ जाएगा खलत्यारी किस प्रकार के मुखौटे हैं? मनोरंजन के मुखौटे। ठीक है। रामायण नृत्य किस पर आधारित होता है? ये रामायण पर आधारित होता है। कहाँ पर ये ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो चमोली के सलूड़ डुंगरा गांव में ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, वहाँ पर इसका आयोजन होता है। ठीक है। RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? देखिए RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी, जो उत्तराखंड प्रशासनिक अकेडमी है, इसे 1988 में बनाया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। हालांकि इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। सबसे पहले इसकी स्थापना होती है 1951 में। 1951 में इसे अधिकारी प्रशिक्षण विद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? प्रयागराज में किया गया था। ठीक है। बाद में 1971 में इसे नैनीताल में लाया गया। तो ये जो संस्था है, जो पहले अधिकारी प्रशिक्षण विद्यालय था, ये बना 1951 में इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में बना। 1971 में इसे नैनीताल में लाया गया। 1974 में जो इसका नाम था अधिकारी प्रशिक्षण विद्यालय, वो बदल दिया गया और प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान इसका नाम किया गया। ये हुआ 1974 में। इसके बाद 1988 आता है, जिसकी हम इसे स्थापना मानते हैं। इस वर्ष इसे उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अकेडमी का दर्जा दे दिया गया, यानी अब जाकर ये सरकार की प्रशासनिक अकेडमी के रूप में बना। और जब नया राज्य बन गया, उत्तराखंड गठित हो गया, तो इसका नाम बदला गया और उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अकादमी से हटाकर उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी हो गया। तो जो इसे वास्तविक नाम मिला, जो इसे प्रशासनिक अकेडमी का दर्जा मिला, वो 88 में मिला। इसीलिए इसकी स्थापना 88 मानी जाती है। लेकिन अगर पीछे का इतिहास पूछ लिया जाए कि इसे नैनीताल कब लाया गया, तो आप कहेंगे 71 में। जब नया राज्य बन गया तो इसे यूपी प्रशासनिक अकेडमी से हटाकर उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी कर दिया। बाद में इसमें रघुनंदन सिंह टोलिया यानी RS टोलिया का नाम जोड़ा गया। उन्हीं के नाम पर अब उत्तराखंड की प्रशासनिक अकादमी है। ठीक है। निम्न में से कौन सी बोली दक्षिणी कुमाऊनी की है? तो इनमें से कौन सी बोली दक्षिणी कुमाऊनी के अंतर्गत आती है? देखिए, हमने जब कुमाऊं की बोलियों भाषाओं के बारे में जाना, उत्तराखंड की भाषाओं को देखा, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी के बारे में, उसमें हमने देखा था कि कुमाऊनी को 4 वर्गों में बांटा जाता है। 4 वर्ग कौन कौन से थे? तो पूर्वी कुमाऊनी, पश्चिमी कुमाऊनी, उत्तरी कुमाऊनी और दक्षिणी कुमाऊनी। ये जो 4 वर्ग हैं, किसने बांटे थे? तो जो कुमाऊं के प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक रहे हैं त्रिलोचन पांडे, उन्होंने बांटा था। ठीक है। जो पूर्वी कुमाऊनी है, इसके अंतर्गत उन्होंने जो कुमैया बोली जाती है, जो सौरियाली है, जो सिराली है, उनको यहाँ पे रखा। अस्कौटी है जो पिथौरागढ़ वाले इलाके में बोली जाती है। दूसरा वर्ग था पश्चिमी वर्ग, जिसमें उन्होंने खस पराजिया को रखा। इसके अलावा पछाई जो बोली जाती है, फलदा कोटी हो गई, चौगरखिया हो गई, ये सब किस में आई? पश्चिमी कुमाऊनी में। गंगोई हो गई, ये उसमें आई। ठीक है। जो तीसरा वर्ग था उत्तरी कुमाऊनी वर्ग, उसमें जौहारी को शामिल किया गया। और जो दक्षिणी वाला था दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग, जो आपसे पूछा गया है, इसमें नैनीताली कुमाऊनी, जो नैनीताली कुमाऊनी है, जिसे रच भैंसी भी कहते हैं, इसको शामिल किया गया। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा कि दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग में कौन सी बोली रखी गई है? रच भैंसी, जिसे नैनीताली कुमाऊनी भी कहते हैं। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सम्मिलित करना है। एक तरफ संगठन है, दूसरी तरफ उनके स्थापना वर्ष है। देखिए, हैप्पी क्लब की स्थापना कब की गई थी? हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में करी गई थी। सिंपल सा सवाल है, पहले का आंसर हो जाएगा 4। अल्मोड़ा कांग्रेस कब बनी थी? अल्मोड़ा कांग्रेस 1912 में बनी थी, यानी दूसरे का हो जाएगा 3। कुमाऊं परिषद ये 1916 में बनी थी, यानी तीसरे का हो जाएगा 2। और गढ़वाल कांग्रेस कमेटी ये 1918 में बनी थी, यानी चौथे का हो जाएगा 1। 4, 3, 2, 1 इसका सही आंसर होगा। इस तरह से आपसे पहले केवल एक संगठन पूछा जाता था, अब आपको मिलान करने को आता है कि आपको चारों संगठनों के बारे में वो पूछ लेता है एक सवाल में। ठीक है। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। पहला कथन है, कीर्ति शाह का संरक्षक सर्वप्रथम विक्रम शाह को बनाया गया था।
अभी हमने कुछ ही दिन पहले जो टिहरी रियासत है उसकी अंतिम क्लास को कवर किया, राजाओं से संबंधित। कीर्ति शाह की जो संरक्षिका रही हैं वो रानी गुलेरिया रही हैं, ठीक है। क्या शुरुआत में ही रानी गुलेरिया बन गई थी? तो ये आपका गलत है। शुरुआत में रानी गुलेरिया नहीं बनी थी। सबसे पहले इनका संरक्षक इनके चाचा विक्रम शाह को बनाया गया था, लेकिन वे एक अयोग्य यहाँ पे साबित हुए और 1 साल के भीतर रानी गुलेरिया ने सत्ता को अपने हाथ में लिया। तो ये वाला कथन आपका सही है कि सबसे पहले विक्रम शाह को बनाया गया। रानी गुलेरिया ने कीर्ति शाह और नरेंद्र शाह दोनों के काल में उनकी अनुपस्थिति में बतौर प्रशासिका कार्य किया था। देखिए, कीर्ति शाह की संरक्षिका के तौर पर जाना जाता है रानी गुलेरिया को, ठीक है। नरेंद्र शाह की जो संरक्षिका थी उनका नाम था रानी नेपालिया, ठीक है। लेकिन रानी गुलेरिया ने दोनों राजाओं की अनुपस्थिति में बतौर प्रशासिका के रूप में कार्य किया है, यानी दोनों की संरक्षिका वो रही हैं। वर्ष 1900 ईस्वी में जब कीर्ति शाह ब्रिटेन जाते हैं और 1924 में जब नरेंद्र शाह जाते हैं, उन दोनों की अनुपस्थिति में प्रशासिका के रूप में कौन शासन करती हैं? रानी गुलेरिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूछा है कौन सा कथन सही है, दोनों कथन आपके सही हैं। सुदर्शन शाह से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं? चलिए देखते हैं। सुदर्शन शाह एक धार्मिक व्यक्ति था। उसने बाड़ाहाट, चंद्रबदनी आदि स्थलों के देव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। बद्री विशाल पर उसकी अपार आस्था थी और प्रजा उसे बोलांदा बद्रीनाथ कहती थी। क्या यह भी सही है? यह भी आपका बिल्कुल सही है। सुदर्शन दर्शन कविता मौला राम की है, जिसे उसने सुदर्शन शाह के सम्मान में लिखा था। तीसरा वाला गलत हो जाएगा। इसकी भी हमने डिटेल में बात करी थी कि मौला राम की सुदर्शन शाह के साथ उतनी अच्छी नहीं बनती थी। सुदर्शन शाह के द्वारा मौला राम को उतना सम्मान नहीं दिया गया जितना उसे पहले दिया जाता था। इसी से दुखी होकर या इसी से प्रभावित होकर मौला राम ने सुदर्शन शाह की निंदा करते हुए एक कविता लिखी जिसका नाम है सुदर्शन दर्शन। तो यह जो कविता लिखी है यह मौला राम की ही है, सुदर्शन शाह के ऊपर ही है, लेकिन ये सम्मान में नहीं, आलोचना में लिखी गई है। कौन सा सही है? तीसरे वाले को छोड़कर पहला और दूसरा सही है। निम्न में से किस पवार शासक ने तारादत्त गैरोला को अपना विधि परामर्शदाता नियुक्त किया था? तो तारादत्त गैरोला को अपना कानूनी सलाहकार किसने बनाया था? ये कीर्ति शाह ने बनाया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तारादत्त गैरोला को लेकर भी आपसे कई सारे सवाल बनते रहते हैं। जो गढ़वाल यूनियन बनी थी वर्ष 1901 में, उसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका था? इन्हीं का था, ठीक है। किस पवार शासक ने केदार खंड की पांडुलिपि के प्रकाशन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करी थी? तो केदार खंड की पांडुलिपियों के प्रकाशन के लिए आर्थिक सहायता किसने प्रदान करी थी? ये सहायता भी कीर्ति शाह ने दी थी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। इसके अलावा कीर्ति शाह ने अपने वजीर हरिकृष्ण रतोड़ी को गढ़वाली परंपराओं पर आधारित एक नियम पुस्तक, जिसे नरेंद्र हिंदू लॉ कहा गया, उसे लिखने को कहा और गढ़वाल के इतिहास के ऊपर एक पुस्तक गढ़वाल का इतिहास, इसको लिखने के लिए भी उनको सहायता प्रदान करी। ये दोनों पुस्तकें लिखने के लिए हरिकृष्ण रतोड़ी को कीर्ति शाह ने प्रेरित किया। हालांकि ये दोनों पुस्तकें नरेंद्र शाह के काल में आई थी, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। चलिए देखते हैं। चमोली जनपद का गठन 24 फरवरी 1960 को हुआ था। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। 24 फरवरी 1960 को पौड़ी जो जनपद था इसके 2 हिस्से कर दिए गए और चमोली को अलग कर दिया गया। तो किस से अलग हुआ था? चमोली पौड़ी से अलग हुआ था, ठीक है। चमोली जनपद का मुख्यालय गैरसैंण में स्थित है, गलत हो जाएगा। गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। चमोली का जो हेडक्वार्टर है वो गोपेश्वर में आता है, ठीक है, ना कि गैरसैंण में आता है। गैरसैंण आपको विकल्प में देगा, जोशीमठ विकल्प में देगा, लेकिन आपने किस पर टिकट करना है? गोपेश्वर पे करना है, ठीक है। चमोली का पूर्व नाम लाल सांगा था। ये आपका सही है। पेपर में आया था कि किस जनपद का पुराना नाम लाल सांगा है, तो वो चमोली था। चमोली वाले जनपद के इलाके को पहले लाल सांगा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो आपका पहला वाला सही है और तीसरा वाला सही है, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, ठीक है। जो चमोली है ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है। चमोली जनपद का जो क्षेत्रफल है वो 8030 वर्ग किलोमीटर है और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। इसकी सीमा 6 जनपदों के साथ लगती है। ये कुमाऊं के 3 जनपद और गढ़वाल के 3 जनपदों के साथ लगा हुआ है।
कुमाऊं से पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और गढ़वाल से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पौड़ी। ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है गोपेश्वर, इसका जो हेडक्वार्टर है गोपेश्वर, गोपेश्वर का भी पुराना नाम पूछा जाता है। गोपेश्वर का प्राचीन नाम गौथला है, गौस्थल है या गौपाला है। ठीक है। बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो देखिए, बिरादरी पंचायत जो होती है, 5 सदस्यीय बिरादरी पंचायत बोक्सा जनजाति में प्रचलित है, जिसके सबसे बड़े अधिकारी को तखत कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। थारू जनजाति में भी बिरादरी पंचायत का प्रचलन है, लेकिन ज्यादातर इसे किसके साथ जोड़ा जाता है? बोक्सा जनजाति से जोड़ा जाता है। ठीक है। राज्य की बोक्सा जनजाति की विभिन्न पूजा पद्धति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो बोक्सा जनजाति से संबंधित विभिन्न पूजा पद्धति दी गई हैं, उनसे संबंधित कुछ बातें हैं, क्या सही नहीं है वो आपने बताना है। पहला, नौबी पूजा, नवरात्रि के अवसर पर की जाने वाली पूजा को बोक्सा जनजाति में नौबी पूजा कहते हैं। सवाल कई बार ऐसे बने हैं कि किस अवसर पर ये की जाती है, किस जनजाति से ये जुड़ी है। तो पहला आपका बिल्कुल सही है। ढलिया पूजा की बात करें तो बोक्सा जनजाति में नई फसल के उपलक्ष्य में कौन सी पूजा करी जाती है? ढलिया पूजा, ये भी सही है। तेरस, शिवरात्रि के अवसर पर की जाने वाली पूजा, क्या उसे तेरस कहते हैं? ये वाला भी सही है। बोक्सा जनजाति में तेरस या शिव तेरस नाम की जो पूजा होती है वो शिवरात्रि के अवसर पे होती है। तो तीनों के तीनों आपके सही हैं, यानी सभी के सभी सही सुमेलित हैं, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है। कौन सी जनजाति में जादू टोने का, तंत्र मंत्र का ज्यादा प्रचलन होता है? तो वो भी बोक्सा जनजाति है। तंत्र मंत्र के ज्ञाता को बोक्सा जनजाति में क्या कहा जाता है? भरारे कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? फिर से 2 स्टेटमेंट हैं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल आपके कुछ इसमें आपको, जैसे मैंने हर बार कहता हूं कि सिंपल वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे, कोशिश करते हैं उनको थोड़ा सा और लेंथी बनाने की, और कुछ नए क्वेश्चन भी आपको इस सीरीज में मिलेंगे। तो एक और सिंपल क्वेश्चन है कि नौठा उत्सव को हिमालय उत्सव भी कहते हैं। सिंपल सा पॉइंट आप कहेंगे, बिल्कुल सही है। यह उत्सव चमोली के योगधान बद्री धाम में मनाया जाता है। क्या यह उत्सव चमोली के योगधान बद्री में मनाया जाता है? हमारे राज्य में पंच बद्री यहाँ पर स्थापित हैं चमोली में। पंच बद्रियों में सबसे पहले बद्री विशाल आते हैं, फिर भविष्य बद्री, आदि बद्री, वृद्ध बद्री और योगध्यान बद्री। तो पंच बद्री में तो शामिल है योगध्यान बद्री, लेकिन ये जो हिमालय उत्सव है, जो नौठा उत्सव है, ये आपके आदि बद्री में लगता है। ठीक है, ना कि योगध्यान बद्री। तो सेकंड वाला गलत है आपका। क्यों गलत है? क्योंकि ये योगध्यान बद्री में नहीं लगता, ये आदि बद्री धाम में लगता है। तो केवल पहला वाला सही है। आपको अब कैसे सवाल बनता है? आपको सवाल या तो डायरेक्ट ऐसा बना देगा या कहेगा किस उत्सव को हिमालय उत्सव के नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे नौठा उत्सव। कहाँ लगता है? तो चमोली के आदि बद्री धाम में लगता है। ठीक है। अगला, गढ़वाली साहित्य का खिला हुआ बुरांश किसे कहा जाता है? देखिए, गढ़वाली साहित्य का खिला हुआ बुरांश ये कहा जाता है अबोध बंधु बहुगुणा को। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अबोध बंधु बहुगुणा से संबंधित 2 सवाल पेपर में बन चुके हैं। पहला, गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा किसने तैयार करी है? इन्होंने तैयार करी है। और पहला जो गढ़वाली काव्य था जिसका नाम है भूमियाल, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता भी अबोध बंधु बहुगुणा हैं। ठीक है। इसके अलावा अंतिम गढ़, डूबता हुआ गांव, ये नाटक भी इन्हीं के हैं। तो सवाल आता है भूमियाल रचना किसकी है? गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा किससे संबंधित है? आप कहेंगे इनसे। इन्हें गढ़वाली साहित्य का खिला हुआ बुरांश कहते हैं। पौड़ी जनपद से इनका संबंध है। किस वर्ष भवाली में इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन की स्थापना करी गई थी? भवाली को लेकर के भी आपसे कई सवाल बने हैं। जैसे कॉमन सा सवाल है, कई बार आया है पेपर में कि भवाली में टीबी सैनिटोरियम यानी जो टीबी हॉस्पिटल था उसे कब स्थापित किया गया था? क्षय रोग अस्पताल लिख देता है कई बार हिंदी में। ठीक है। तो उत्तराखंड में क्षय रोग अस्पताल कहाँ पर स्थापित किया गया था? भवाली में, नैनीताल में। ठीक है। ये जो टीबी सैनिटोरियम है इसे 1912 में स्थापित किया गया था। ये पेपर में कई बार आया है। ठीक है। आपसे पूछा है कि भवाली में ही इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन कब बना? ये बना था 1943 में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। भवाली
किस नाम से प्रसिद्ध है? तो पर्वतीय फल बाजार के नाम से जाना जाता है भवाली, नैनीताल में स्थित है। राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान केंद्र, ये भी कहाँ है? नैनीताल के भवाली में ही स्थित है। मलेरिया उन्मूलन केंद्र, जो मलेरिया शोध उन्मूलन केंद्र है, वो भी कहाँ है? भवाली में स्थापित है। अंग्रेजों ने सबसे पहले लीसा कारखाना जो स्थापित किया था वो भवाली में ही स्थापित किया था। ठीक है, भवाली में ही एक इंपॉर्टेंट एकेडमी भी स्थित है जो पेपर में आई थी, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी। कहाँ पर है? भवाली में है, 2004 में बनाई गई थी। ठीक है, निम्न में से कौन सा त्यौहार कुमाऊं में फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इनमें से कौन सा त्यौहार है जो कुमाऊं में फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा कलाई त्यौहार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। जो कलाई है ये कुमाऊं क्षेत्र का ऐसा त्यौहार है जो फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगर हम भिरौली की बात करते हैं तो यह त्यौहार संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है। अगर हम सारा त्यौहार की बात करें तो ये गढ़वाल में प्रसिद्ध रूप से मनाया जाता है। गांवों को बीमारी से बचाने के लिए इस त्यौहार में नंदा देवी के दूतों की आराधना करी जाती है। जो उनके दूत होते हैं उनको पूजा जाता है सारा त्यौहार में, ताकि गाँव को बीमारियों से बचाया जा सके। हरेला की बात करें तो यह भी उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध लोक पर्व है। श्रावण मास में इसे मनाया जाता है। पौधरोपण इस दिन काफी किया जाता है। ठीक है, किस वर्ष में राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया था? तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? एक सवाल पेपर में आपसे पूछा गया था पहले कि किस वर्ष को पर्यटन वर्ष के नाम से घोषित किया गया है। तो पर्यटन वर्ष एक घोषित किया गया था 2001 को और एक किया गया था 2015 को। 2019 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रक्षा कृषि शोध संस्थान किस जनपद में स्थित है? तो रक्षा कृषि शोध संस्थान जो है आपका ये अल्मोड़ा में आता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ये भी पेपर में पूछा गया है, इसकी लोकेशन पूछी जाती है, अल्मोड़ा में स्थित है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वो भी अल्मोड़ा में है। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी कहाँ है? ये भी अल्मोड़ा में है। उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान कहाँ है? ये भी अल्मोड़ा में है। और पटवारी प्रशिक्षण संस्थान ये भी अल्मोड़ा में स्थापित है। ठीक है, तो इन संस्थानों को इसी के साथ में नोट करते हुए जरूर चलें। पेपर में रक्षा कृषि शोध संस्थान पूछा गया है, बाकी के संस्थान भी पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड से संबंधित 20 सवालों को यहाँ पर डीप में कवर करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही रहे वो भी आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।